तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए सॉलिड के लिए। आप किसे सॉलिड कहेंगे? Substance which have a definite shape and definite volume is called solid. Liquid किसको कहेंगे? जिसके पास definite volume तो होता है लेकिन definite shape नहीं होता। और गैस जिसके पास ना कोई definite shape होता है और ना ही कोई definite volume होता है। जिस कंटेनर में आप गैस लोगे उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम माना जाता है। पर अभी फिलहाल अपन को सॉलिड से रिलेटेड बात करना है। तो नेक्स्ट मुझे टॉपिक डिस्कस करना चाहिए काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। तो आप लोग को पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है काइंड्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, इनमें क्या डिफरेंस है? आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उनमें जो एटम्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यदि मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के हिसाब से बात करूं, बुक की लैंग्वेज के हिसाब से बात करूं, कंपैरिजन के बेसिस पे बात करूं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है कंपेयर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये आप लोग को पता है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि चलो ठीक है, पर आप लोग को मालूम है कि इस टाइप से होता है। एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ऐसा ही फिर यहां पर हो जाएगा, सारे एटम्स बिल्कुल सेम है ना? फिर ऐसा एटम्स 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 एटम्स। तो जब ऐसा प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ भी डिफरेंट तरीके से एटम्स हो सकते हैं, यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो है उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता एटम्स का। पहला डिफरेंस तो यही है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड यदि अपन बात करें तो बोलना चाहिए अपन को, इन दी सॉलिड्स ऑल द एटम्स आर अरेंज इन अ रेगुलर ऑर्डर। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए बात करें तो हमको बोलना चाहिए, इन दी सॉलिड्स देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट इज दे डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सेकंड पॉइंट पे यदि अपन बात करें तो दे हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड, दे आर anisotropic, that is their physical properties such as conductivity of heat, electrical conductivity, refractive index, etc. are different in different directions. Examples हैं बच्चों, sugar, common salt, quartz, alum, mica, diamond, etc. जबकि amorphous solids के लिए मैंने आपको बताया, in these solids there is no definite arrangement of atoms, that is they do not have any characteristic geometrical shape, they do not have a definite melting point, they are isotropic, that is their physical properties
such as thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, etc. Same in all directions. And last examples: floor, powder, glass, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा. तो ये आपको करना चाहिए तैयार. नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको जो डिस्कस करना चाहिए वो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. तो बच्चों, द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड. जो एनर्जी लेवल जो क्लोज होते हैं, उनके ग्रुप, द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स very close to each other is called energy band. अब नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड. तो जनरली वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो कंडक्शन बैंड के थ्रू होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड जनरली एम्प्टी रहता है या पार्शियली रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन वैलेंस बैंड जो रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है. थोड़ा सुन ले फिर समझाता हूं मैं आपको. द वैलेंस बैंड is completely or partially filled. It is never completely empty. The electron of valence band cannot acquire energy from the external electric field. Hence, the contribution of electron of this band in electric current is zero. इससे करंट फ्लो नहीं करता वैलेंस बैंड के थ्रू. और समझाता हूं मैं. सेकेंड, at absolute zero, the conduction band is completely empty. At room temperature, this band can be partially filled with electrons. The electron of this band can acquire energy from the external electric field, so they contribute in the electric current. तो बच्चों, जैसे अपन बात करें, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड. जो सॉलिड्स में अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्शन बैंड के थ्रू ही जाता है. कंडक्शन बैंड, इसी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है. एक्चुअली ये एम्प्टी रहता है. इसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है. और जबकि वैलेंस बैंड जो है वो वैलेंस बैंड ये कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से. लेकिन जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से वैलेंस बैंड को एनर्जी नहीं मिलती है, जिसको मिलती है कंडक्शन बैंड को. लेकिन अब कंडक्शन बैंड के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो सप्लाई हो जाते हैं. कहां पर? कंडक्शन बैंड में. ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट यहीं से सप्लाई होता है कंडक्शन बैंड के थ्रू. और वैलेंस बैंड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देता है. ये वैलेंस बैंड जो रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से या पार्शियली. कंडक्शन बैंड जो रहता है वो एम्प्टी रहता है. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप अप्लाई करोगे तो वैलेंस बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसको एनर्जी यहां से मिलती है. तो अब एनर्जी तो मिलेगी पर इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? वैलेंस बैंड. फिर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा? करंट. तो इस तरीके से होता है. ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप होता है. इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं. तो द एनर्जी गैप between the valence band and conduction band is called the forbidden gap, and no electrons can lie in the forbidden gap.
The value of forbidden energy gap is different in different substances. जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना गया है। इसका मतलब सही मायने में जो कंडक्शन बैंड है वो एग्जैक्टली कहां रखा हुआ है, सीधे सीधे वैलेंस बैंड पर। सीधे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में तुरंत पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन यही फॉरबिडन एनर्जी गैप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ज्यादा होता है, और ये जो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेमीकंडक्टर्स में, इसलिए लो टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब जाकर फिर एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मिलते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मामूली एनर्जी चाहिए। लेकिन जो इंसुलेटर्स है उनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो इसका मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो इजीली नहीं मिल पाती है। और इसलिए जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी बना रहता है, और इसलिए ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो ये आपको मैंने समझाया बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो बच्चों ये चीज आप लोग समझे। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो एक कंपैरिजन होना चाहिए बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। तो वैसे तो आप, जैसे मैंने बोला, आपको तुरंत दिमाग में आएगा सर ये तो बहुत इजी है, कंडक्टर मतलब जिससे इजीली करंट फ्लो कर रहा है, इंसुलेटर जिससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सेमीकंडक्टर जिसमें लो टेम्परेचर पर तो करंट फ्लो नहीं करता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर करंट फ्लो होने लगता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जनरली एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखते बनना चाहिए। मैं चाहता हूं पहले कंडक्टर्स के पॉइंट्स सुने, आप समझें जरा। तो कंडक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो बुक के हैं, और मैं आपको रीड करते जाता हूं और समझा भी देता हूं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल इन दैट। कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाता है इजीली। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल इन दैट। सेकेंड, दे हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कंडक्टर्स के लिए सारी मेटल्स जो है उनको अपन कंडक्टर मानते हैं, और आपको ये पता है कि सारी मेटल्स में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। यही तो एक्चुअली में चार्ज कैरियर्स होते हैं ना। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कनेक्ट करते हो, तुरंत ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इसलिए कंडक्टर्स में इजीली करंट फ्लो होने लगता है। थर्ड, the resistance of conductors increases with increase in temperature, their that is their temperature coefficient of resistance is positive। बिल्कुल सही बात है। आप लोग ध्यान करें तो आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने फॉर्मूला बताया था, RT is equal to R0 into 1 plus alpha into T। मैंने आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला बताया था, RT is equal to R0 into 1 plus alpha into T। मतलब ये R0 plus R0 into अल्फा into T। तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना 0 डिग्री सेल्सियस पर था वो तो रहेगा ही, प्लस ये। अब ये प्लस कब होगा,
जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कंडक्टर से रिलेटेड। फोर्थ, ऑन एडिंग impurities their conductivity decreases. डेफिनेटली कंडक्टर्स में यदि आप impurities मिक्स करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपेयर करना है ना अपन को। सेमीकंडक्टर्स में impurities इंक्रीज करने से एक्चुअली में उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कंडक्टर्स में डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टर्स में यदि आपने इम्प्योरिटी मिक्स की तो फिर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। फिफ्थ, दे हैव अ वेरी स्मॉल रेजिस्टिविटी। यही तो रीजन है कि रेजिस्टेंस कम रहता है। भाई आपका फॉर्मूला क्या हो रहा है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आपका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यदि रो की वैल्यू बहुत कम रहेगी तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा ना। तो कंडक्टर्स के साथ में यही होता है, जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफी कम होती है। अब रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है तो कंडक्टेंस हाई रहता है, करंट इजीली फ्लो करता है। तो ये रेजिस्टिविटी लगभग कितनी होती है कंडक्टर्स में? 10 to the power minus 6 ओम मीटर। 10 to the power minus 6 ओम मीटर, बहुत कम। यदि ये बहुत कम है तो फिर जब इसको L by A से मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, करंट इजीली फ्लो करता है। फिर नेक्स्ट, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज 0। ये भी होता है, मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले। कंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल वैलेंस बैंड पर ही होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वैलेंस बैंड से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं कंडक्शन बैंड पर और इजीली करंट फ्लो होने लगता है। अब रहा सवाल एग्जांपल्स। तो आप लोगों को मालूम है मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये सब क्या है? कंडक्टर्स। नेक्स्ट बच्चों, मुझे जो आपको डिस्कस करना चाहिए, जैसे मैंने कंडक्टर्स के लिए डिस्कस किया है वैसे नेक्स्ट मुझे इंसुलेटर्स पर आपको डिस्कस करना चाहिए। तो इंसुलेटर्स के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन देम। तभी तो इंसुलेटर बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होता है। सेकंड, दे हैव नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं होते ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, वो फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कहां से फ्लो करेगा? तो ये प्रॉब्लम रहती है इंसुलेटर्स में। The resistance of insulators is unaffected by the increase in temperature. That is, the temperature coefficient of resistance is 0. इंसुलेटर्स के लिए जो अल्फा है उसकी वैल्यू 0 रहती है। अब यदि ये वैल्यू 0 होगी तो 1 + 0 मींस 1। 1 × R0 है ना, R0। इसका मतलब RT = R0। जो रेजिस्टेंस आप 0 डिग्री सेल्सियस पर बोल रहे हो वही T पर बोल रहे हैं। मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है। तो एक्चुअली में इंसुलेटर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 होती है और आपको ये कंपैरिजन में पॉइंट लिखना चाहिए। फिर ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज द कंडक्टिविटी रिमेन्स अनचेंज। यदि इंसुलेटर्स में आप इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, बेशर्म है वो इंसुलेटर, है ना। नेक्स्ट, they have a very high resistivity, 10 to the power 10 ohm meter,
जो रेजिस्टिविटी है वो कितना बताया मैंने, इसकी वैल्यू रो की वैल्यू 10 टू द पावर 10 ओम मीटर। अब इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी यहाँ पर रहेगी, फिर प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बहुत हाई जाएगा, इसलिए तो कंडक्टेंस नहीं होता है इंसुलेटर से। जबकि इसके पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था कि कंडक्टर्स में बहुत कम रहता है, 10 टू द पावर -6। कहाँ 10 टू द पावर -6 और कहाँ 10 टू द पावर 10। कंडक्टर में बहुत लो और इंसुलेटर में बहुत हाई, इसलिए कंडक्टर्स में इजीली करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कम है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई। फिर the forbidden energy gap between the conduction band and valence band is more than 3 electron volt। अरे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाता है भैया, बहुत ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एग्जांपल्स ग्लास है, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, डायमंड है, एटसेट्रा, सब इंसुलेटर्स है। ग्लास, रबर, वुड, प्लास्टिक, डायमंड, एटसेट्रा। तो ये हो गया बच्चों इंसुलेटर्स। अब थर्ड मुझे जो है वो डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर, जो हमारा मूलधन है, यही इसी के ऊपर अपन को पढ़ाई करनी है। बाकी तो ये ब्याज भी चलेगा, कंडक्टर और इंसुलेटर, वो ब्याज में अपन ने समझ लिया कि हाँ भाई ठीक है, कंडक्टर के बारे में तो पढ़ ही रहे थे अभी तक इतने साल भर से। एक्चुअली में अब इस चैप्टर में अपन को सेमीकंडक्टर डिस्कस करना है, पर वो डिस्कस करने के लिए जरूरी था थोड़ा सा कंपैरिजन अपन देख लें, फिर उसके आगे फिर अपन सेमीकंडक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अब यहां से अपन सेमीकंडक्टर कंटिन्यू भी हो रहा है, पर थोड़ा सा पॉइंट भी समझ लीजिए, कंपैरिजन भी समझ लीजिए। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, आप एक चीज तो समझ लीजिए क्या, जो ऐसे रहते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसे सब्सटेंस जिनके एटम जो हैं वो ऐसे हों जिनके लास्ट ऑर्बिट में ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना कम हो। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जैसे मान लीजिए लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट आप लोग को मालूम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, 2n²। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना एटम्स में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, इस तरीके से चलता है। n की वैल्यू रख दो 2n² में, n की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो 2 × 1² मतलब 2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में तो आपको मालूम है 2n² है ना, तो 2 × 2² 8 आ गया, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। भाई उन्होंने देखा समझा, उसके बेसिस पर अपना प्रिंसिपल दिया भाई कि नेचर ने जो है, भगवान ने जो एटम दिए हैं उन एटम में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग दिया है। अब चूंकि उनने रिसर्च की है इसलिए उनके नाम पर हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पर दिया तो गॉड ने। थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा, n की वैल्यू 3 रख दो तो 2 × 3² 18 आ गया। फोर्थ ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 × 4²। लेकिन अब यदि इतने इलेक्ट्रॉन ना हो तो आपको मालूम है मिनिमम कितने होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, लास्ट ऑर्बिट में 8। यदि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे मिनिमम तो कोई भी एटम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, और यदि 7 हुए तो फिर उसकी टेंडेंसी रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भाई सैचुरेट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रहेगी। लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 7 की जगह यदि 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हो तो भाई 2 है, 8 है, 18 है और 1 और है, मतलब 29। यदि मान लीजिए उसका एटॉमिक नंबर है 29, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, 28 हो गए। अब जो 1 बचा वो कहाँ रहेगा, लास्ट ऑर्बिट में। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को परेशान करेगा,
जो कि लास्ट ऑर्बिट में होने चाहिए 8 और है 1। तो एटम भी चाहे काहे की झंझट करे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपन अलग करे तो अपन स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए ज्यादा इजी रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, डोनर बोल सकते हैं अपन। 7 रहेंगे तो वो एक्सेप्टर रहेगा, ताकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो ज्यादा इजी है। 7 को खोने से अच्छा 1 मिल जाए। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें ना तो बहुत ज्यादा होते हैं ना बहुत कम होते हैं। अब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में 4। यदि लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो छोड़ भी सकता है और गेन भी कर सकता है, दोनों उसके लिए बराबर है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इस तरीके से हो कि उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर है, तो अपन इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट, एट लो टेम्परेचर देयर इज नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन देम, बट एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्शन बिकम्स पॉसिबल इन देम। लो टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होता, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। Second, they have neither a very large number nor a very small number of charge carriers known as free electron. मैंने समझाया आपको, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मतलब कितना, लास्ट ऑर्बिट 4। एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। फिर बच्चों नेक्स्ट, थर्ड, the resistance of semiconductor decreases with increase in temperature, that is the temperature coefficient of resistance is negative. मैंने ये समझाया था आपको, और इसी के बेसिस पर आप ध्यान कीजिए। तो थर्मिस्टर समझाया था मैंने। जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बने हुए रेजिस्टेंस होते हैं, जिनमें कंडक्टर का अपोजिट होता है। भाई यहाँ पर अल्फा जो था कंडक्टर में पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव होता है। अब यदि ये नेगेटिव हो गया तो 1 माइनस अल्फा इंटू टी, मतलब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना पहले था उससे माइनस, कितना माइनस, R0 इंटू अल्फा इंटू टी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेमी कंडक्टर्स में ऐसा होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, करंट को फ्लो होना कठिन हो जाता है, सेमीकंडक्टर में इजी हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। भाई अभी मैं आ रहा हूँ रास्ते में, तो मुझे वो ओवरब्रिज बन रहा है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत 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 हाई रेजिस्टेंस, समझ में नहीं आता कहां से जाएं, सारे रोड ब्लॉक कर दिए। नो डाउट मैं आने में लेट हो जाऊंगा, पर वही यदि रोड स्मूथ होता, रेजिस्टेंस कम होता, बहुत इजीली आ जाता। तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट इजीली जाएगा, फ्लो करेगा। फिर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप है। On adding impurities, their conductivity increases. सेमीकंडक्टर्स में यदि impurities यदि हम मिक्स करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप अभी अपन पढ़ेंगे। दे हैव रेजिस्टिविटी नियरली 0.1 ओम मीटर। इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है बच्चों, 0.1 ओम मीटर। कंडक्टर की कितनी बताई थी मैंने, 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। इंसुलेटर की कितनी बताई थी, 10 टू द पावर 10 ओम मीटर। सेमी कंडक्टर की कितनी बता रहा हूं मैं, 0.1 ओम मीटर।
अब रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, पर ज्यादा कम किसका था? कंडक्टर का। इनका फिर भी अच्छा रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलेटर का तो इतना रेजिस्टेंस होता है कि कंडक्टेंस ही नहीं हो पाता है। लो टेम्परेचर पर वैसे इनसे भी करंट फ्लो नहीं करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एक्चुअली में करंट फ्लो करता है। फिर बच्चों, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको बताया था। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है यहाँ पर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। एग्जाम्पल्स तो बोल ही रहा हूं मैं आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का 32। तो यदि 14 बता रहा हूं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 2, 8 एंड 4। लास्ट ऑर्बिट में 4 हो गया। 32, 2, 8, 18 एंड 4, टोटल करके देखिए 32 हो रहा है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन। हालांकि कार्बन में भी ऐसा हो रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, 2 एंड 4, उसमें भी यही है। तो बच्चों इससे एक्चुअली में बनते हैं सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक, धीरे धीरे देखो आपके सेमीकंडक्टर क्लियर होता जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे बताना है काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टाइप्स, तो ये दो टाइप है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स की गई हो। यदि आप इम्प्योरिटी मिक्स नहीं करते हैं, फुल सेमीकंडक्टर सब्सटेंस है, तो इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनके भी मैं आपको कंपैरिजन पहले सुनाऊं, और साथ चलो अच्छा थोड़ा सा एक डिस्कशन कर देता हूं, फिर उसके बाद पॉइंट्स थोड़ा बुक की लैंग्वेज में मुझे समझाना है। अपनी लैंग्वेज में तो समझाना ही है, पर थोड़ा बुक की लैंग्वेज में मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स घुस जाए। मैं अपने हिसाब से तो समझा ही रहा हूं आपको, पर एक कॉमन लैंग्वेज जब आती है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चों इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें होता क्या है? जैसे आपने मान लीजिए जर्मेनियम लिया। अब जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब पूरा प्योर जर्मेनियम है तो उसका हर एटम अपने जो नेक्स्ट एटम है उसके साथ में क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरीके से सब एटम एक दूसरे की हेल्प करते जाएंगे, और इस तरीके से आप देखो ये जो जर्मेनियम था इसका लास्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जर्मेनियम के साथ भी ये होगा, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4। इसमें से एक तो कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ इसने बना लिया, बाकी जो बचे उनके साथ भी जो उसके नेबर जर्मेनियम एटम है उनके साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनते जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हर जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 8, 8, 8, 8 रहे, बस बात खत्म। अब ये तो स्टेबल कंडीशन हो गई, इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा लो टेम्परेचर पर। अब आपने इसका मान लीजिए इस तरीके से इन पूरे जर्मेनियम एटम्स का क्रिस्टल बना लिया, और उसको लेकर जब आपने दो प्लेट के बीच में डाला यहां पर, और ये बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। मतलब यहां पर आपने क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, बैटरी का करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। पोटेंशियल वोल्टेज मतलब क्या?
भाई कोई एक लड़का बैठा हुआ है दोस्त, मुझे याद आती है एक कहानी बहुत खतरनाक, जो जब भी ये टॉपिक पर मैं आता हूं तो मुझे एक अपने बचपन की कहानी याद आती है, जो तुम लोग कभी ना करना। हम लोग को छोटे थे, 7th या 8th क्लास में थे, तो क्लास में एक वायर था जिसमें करंट था, फेज था उसमें, जिसमें आप टेस्टर लेके वायर पर लगाते हैं और टेस्टर जल जाता है ना, वो फेज मतलब हाई पोटेंशियल पर। तो हम लोग क्या उसको पकड़ लेते थे। अब नीचे चूंकि शूज पहने थे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता था, तो करंट नहीं लगता था। तो अपने जो फ्रेंड है उनको बोलते थे देखो ये हमने पकड़ लिया, हमको करंट मिलेगा, तुम पकड़ के बताओ। तो वो जो था वो भी शूज पहने रहता था, तो उसको पता था करंट नहीं लगेगा। तो जैसे ही वो पकड़ता था तो उसकी बॉडी को टच कर देते थे और लेके हम वॉल जो है वॉल से टच कर देते थे। जैसे ही हमने वॉल को टच किया, अर्थिंग मिल जाती थी। वो करंट उस फ्रेंड की बॉडी से हमारी बॉडी से होते हुए अर्थिंग मिल गई, सर्किट कंप्लीट हो गया। उसको भी झटका लगता था, हमको भी झटका लगता था, पर चूंकि हम मेंटली प्रिपेयर थे तो हमको मजा आता था, और उसको तो वो प्रिपेयर नहीं था तो वो करंट खा जाता था। तो ये खतरनाक था। तो इसलिए जो कभी ऐसा रहे स्कूल से स्कूल में, ये सब ध्यान देना चाहिए कि उस वक्त बच्चों को पता नहीं रहता है और इससे कहानियां बहुत खतरनाक हो जाती है। पहले नहीं समझ में आता था तो वो और भी है, बच्चों छोड़ो उसको बातों को। पर मुझे मेन बात आपको यहाँ पर बताना है, जो मैं आपको एग्जाम्पल पर आया, वो क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी है, पर चूंकि सब सेचुरेटेड है तो फिर क्या होगा, वोल्टेज, हाँ वोल्टेज, जब जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब उस एनर्जी की वजह से नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यदि आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करें, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे, नो डाउट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे थर्मल एक्साइटमेंट होंगे, वोल्टेज मतलब एनर्जी, जब आप एनर्जी दोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पर गैप आ जाएगा। ये गैप की टेंडेंसी रहेगी कि कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए वापस और इसको फिल कर दे, मतलब इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं होल और वेबर, और इसको कैसा माना जाता है, पॉजिटिव नेचर का। तो जब यहां पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से यहां पर होल या वेबर डेवलप होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो 10 होल डेवलप होंगे, मतलब इक्वल नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर में होल्स होंगे। अब यहां पर यदि करंट फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए यहां पर ये मैंने जो आपको बताया था, ये बैटरी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री हुआ तो यहां पर क्या बन गया, होल। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो ऐसा मूव, भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हुई ना, प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां गैप बन गया, लेकिन इसने आकर इसको इस होल को फिल कर दिया, तब तक यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया, उसने आगे इस गैप को भर दिया और यहां होल बन गया। मतलब आप एक नजर से देखोगे तो आपको लगेगा किसका मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का,
और दूसरे एंगल से सोचोगे तो किसका मोशन हो रहा है, होल्स का, क्योंकि पहले तो होल यहां था, अब होल यहां पहुंच गया। आप समझिएगा बात को। मैं मेरे सामने मान लीजिए आप सब बैठे हुए हैं और 50 स्टूडेंट बैठे हुए लाइन से, और पहली वाली चेयर खाली है, सेकंड नंबर पे एक स्टूडेंट बैठा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और लास्ट तक बैठे हुए। खाली चेयर कहां पर है, सबसे पहले नंबर पर। मैं क्लास में आया, मैंने बोला ये क्या है यार, चलो आगे आओ। तो जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट था वो फर्स्ट पर आ गया, थर्ड नंबर का स्टूडेंट सेकंड पर आ गया, फोर्थ वाला थर्ड पर आ गया, और इस तरीके से सारे स्टूडेंट आगे आते गए। लास्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट चेयर खाली थी अब वो कौन सी चेयर खाली रहेगी, लास्ट। तो एक नजरिए से सोचोगे तो आपको किसका मूवमेंट दिख रहा है, स्टूडेंट का, और दूसरे नजरिए से सोचोगे तो किसका मूवमेंट हुआ, चेयर का। जो चेयर थी वो फर्स्ट नंबर से खाली चेयर कहां पहुंच गई, लास्ट में। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर एक नजर से सोचोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में किसका हो रहा है, होल्स का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए इसका मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर में, इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल होता है और होल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अब मैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स रीड करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है वो आपको समझ में आ जाए। तो जैसे फर्स्ट, ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरे ख्याल से क्लियर है। सेकेंड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्शन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, it has equal number of electrons and holes. Third, in intrinsic semiconductor the electric conduction is due to breaking of covalent bond. Fourth, on increasing the temperature the conductivity of intrinsic semiconductor increases. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का भी और होल्स का भी। But at absolute zero an intrinsic semiconductor behaves like a insulator. Absolute zero temperature पर ये भी behave करता है। The conductivity of intrinsic semiconductor is very low, बहुत ज्यादा नहीं होती है। Examples में pure silicon, pure germanium, इसके जो crystals होंगे वो intrinsic semiconductor। अब बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि अभी तक जो थी वो कहानी में मजा नहीं था, इंट्रिंसिक में ऐसा कोई बहुत ज्यादा जोरदार दम नहीं थी, प्योर में हमेशा शुद्ध चीजें नहीं, कभी कभी अशुद्ध चीजों में भी बहुत दम होती है, जो सेमीकंडक्टर में आपको दिखाई देगी। जो प्योर था वो कोई ज्यादा काम का नहीं था, जो इम्प्योर रहा वो जबरदस्त हो गया। तो अब आप देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया, पहले भी मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स रीड करता हूं, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यदि आप प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज मिक्स करते हो, कौन सी इम्प्योरिटीज, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। जैसे पेंटावेलेंट पर यदि मैं बोलूं आपको, तो आप लोग को मालूम है ऑर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। ऑर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, पेंटावेलेंट, इनकी वैलेंसी 5 है ना। और ऐसे यदि ट्राइवेलेंट में बात करूं, जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम एंड बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड बोरॉन, इनकी वैलेंसी 3 है। यदि हम ऐसे एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स कर दे, तो उससे जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं
इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, अब देखो आप समझो, यदि आपने ये पेंटावैलेंट जिनकी वैलेंसी 5 है, यदि इसको प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स किया तो क्या होगा? प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम में आपने इम्प्योरिटी मिक्स की जिनकी वैलेंसी 5 है, तो ये एंटी में, अच्छा देखो क्या है, जैसे आप लोग को मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूं। जनरली जैसे अपने घर में मान लीजिए जब सब्जी बनती है तो आपने देखा होगा जो नमक होता है उसमें काफी, और उसमें हम सब्जी मिलाते हैं तो फिर उससे सब्जी बनती है। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे मालूम है आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग को हंसी आ रही है, ये सर देखो गलत बोल रहे हैं, नमक में सब्जी मिला रहे हैं। सर को बोलना चाहिए सब्जी में नमक मिल रहा है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बोला मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि दोनों बातों में फर्क समझो आप। जब घर में सब्जी बनती है तो सब्जी में नमक मिलाया जाता है, नमक में सब्जी नहीं। सब्जी में नमक का मतलब हुआ कि सब्जी की जो क्वांटिटी होती है वेजिटेबल्स वो ज्यादा होती है, और नमक जो होता है वो चुटकी भर होता है, थोड़ा सा उसको डाला जाता है। जबकि वही चीज यदि मैंने बोला होता नमक में सब्जी तो उल्टा हो गया था, मतलब नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा और सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी चुटकी भर, वो गलत हो जाता है। तो यदि मैंने आपको जब एग्जांपल दे रहा हूं कि सब्जी में नमक थोड़ा सा मिल रहा है तो उसके बाद आप देखो स्वाद आता है, टेस्ट आता है, तो क्या होता होगा, जो सॉल्ट है उसका एक पार्टिकल जाता होगा और काफी बड़े ग्रुप के साथ में कॉम्बिनेशन बनाता होगा, सब्जी उसको सेटिस्फाई करता होगा, फिर नेक्स्ट सॉल्ट का एक पार्टिकल नेक्स्ट एक ग्रुप के साथ में सेटिस्फाई करता होगा। तो जो इम्प्योरिटी होती है हमेशा वो कम क्वांटिटी में होती है, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। इम्प्योरिटी जो होती है वो हमेशा कम क्वांटिटी में होती है, तभी तो उसको इम्प्योरिटी बोला जाएगा। तो जैसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये इम्प्योरिटी मिक्स की है तो इनकी क्वांटिटी कम होगी, तो अब इसकी क्वांटिटी कम होगी तो इसका मतलब जैसे एंटीमनी है। अब 1 2 3 4 5 आप बोल रहे हैं इसकी वैलेंसी 5 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपने इसको किसमें मिक्स किया? जर्मेनियम में। तो इसके सराउंडिंग में सब पड़ोसी क्या रहेंगे? जर्मेनियम के रहेंगे। वो सब आके इसके साथ में क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक एंटीमनी के साथ में यहाँ पर एक जर्मेनियम एटम आ गया, उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर एक जर्मेनियम एटम आ गया, उसने कोवलेंट बॉन्ड। भाई जरूरत तो दोनों को है, जर्मेनियम को भी और एंटीमनी को भी है। जर्मेनियम के भी लास्ट ऑर्बिट जो है इनकम्प्लीट है, और एंटीमनी का भी इनकम्प्लीट है। तो इससे एंटीमनी ने इस निबल जर्मेनियम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया, यहां भी बना लिया, और इसके साथ भी बना। अब ये एक रह गया और इसके साथ कोई दूसरा जर्मेनियम आएगा तो एंटीमनी भगा देगा, क्योंकि उसका तो भैया 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बल्कि एक एक्स्ट्रा और है। वो चाहेगा कि मैं इसको और लूज कर दूं और स्टेबल कंडीशन में आ जाऊं। इसलिए जब ऐसे जिसमें वैलेंसी 5 वाली इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है तो इनमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। ये केवल एक एंटीमनी का मैंने समझाया है। ऐसे मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों समझाने के लिए, मान लीजिए आपने 10 एंटीमनी डाले, 10 एंटीमनी के एटम डाले, तो एक एंटीमनी के एटम ने ऐसा किया, इन 4 जर्मेनियम के एटम्स को सेटिस्फाई किया, लेकिन इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही नेक्स्ट एंटीमनी के साथ भी होगा, वो भी यहां पर जो एंटीमनी रहेगा 1 2 3 4 इस जर्मेनियम के साथ
कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ जर्मेनियम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ जर्मेनियम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा। तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मैंने एंटीमनी के 10 एटम्स लिए हैं, तो इसका मतलब सही मायने में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 10, 1 2 कैसे 10 हो जाएंगे? और ये सब इनकी टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो, भगाओ, हम फ्री हो जाएंगे। पर एक बात तो है, जब आप इसका क्रिस्टल बना लेंगे, इसका मान लीजिए आपने क्रिस्टल बना लिया, ये आपने ऐसा क्रिस्टल बना लिया और आपने दो मेटल प्लेट के बीच में डाला और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, मतलब आपने इसके क्रिस्टल में क्या किया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया। वोल्टेज मतलब एनर्जी दे रहे हो आप, एनर्जी देने से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने का मतलब यहां पर थर्मल एक्साइटमेंट होंगे और थर्मल एक्साइटमेंट की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो मान लीजिए जैसा मैंने एग्जांपल लिया है एंटीमनी के 10 एटम्स, तो ऑलरेडी 10 फ्री इलेक्ट्रॉन थे और मान लीजिए फॉर एग्जांपल थर्मल एक्साइटमेंट की वजह से 4 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए और 4 कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 4 और आ गए, टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। लेकिन आप देखो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो वहां पर 4 गैप भी बन गए, होल। कितने होल डेवलप हो गए? 4। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 और होल्स कितने हैं? 4। इसलिए ये जो है इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप ऐसे मेमोरी में रख सकते हैं नेगेटिव्स की जब मेजॉरिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब उसको नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे तब बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इसलिए इसको डोनर बोलेंगे। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं पेंटावेलेंट, जैसे ऑर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, तो उससे हमको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को डोनर बोलते हैं। इसमें मेजॉरिटी होती फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी में रहते हैं होल्स और मेजॉरिटी में रहेंगे सेम क्वांटिटी में, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं इमोबाइल, ना मूव करने वाले पॉजिटिव आयंस। तो ये बच्चों हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जरा सोच के देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? नेम से समझ में आ रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब मेजॉरिटी पॉजिटिव्स की है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव मतलब होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी पॉजिटिव्स की होती, होल्स की मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी में रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कब बनते हैं? जब प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, कौन सी? ट्राइवेलेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन। अब आपने ये इम्प्योरिटी मिक्स की, इंडियम 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहां पर इस इंडियम ने यहां पर जर्मेनियम में मिलाया है, आपने जर्मेनियम में मिलाया है, तो ये अपने पड़ोसी जर्मेनियम नेबर जो भी एटम है उसको बोल रहा है ये बना लिया कोवलेंट बॉन्ड, इसके साथ बना लिया, यहाँ जर्मेनियम एटम इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड,
यहाँ जर्मेनियम के साथ बना लिया कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर साइड में जर्मेनियम वाला खड़ा था तो उसको बोला बना ले भाई, नहीं है तो क्या हुआ अपन आगे देखेंगे। तो झूठ मूठ में एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, बना लो, दोस्ती निभा लो। ऐसा एक इंडियम ने नहीं किया। मान लीजिए इंडियम के 10 एटम्स हैं तो सबने ऐसा ऐसा किया, तो सबके पास एक एक होल जो है वो एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने होल्स हो गए 10। और ऐसा जब आपने क्रिस्टल बना लिया और आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, हीट अप्लाई करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे तो थर्मल एक्साइटमेंट होंगे। थर्मल एक्साइटमेंट की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब एक होल भी जनरेट होना। इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है मतलब एक होल भी जनरेट हो जाएगा। तो मान लीजिए 4 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 4 होल्स भी जनरेट हो गए। ऑलरेडी 10 इंडियम एटम के पास में कितने होल्स थे? 10। लेकिन 4 कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से 4 होल और जनरेट हो गए। 10 + 4 14 होल्स हो गए। तो होल्स है 14 और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मात्र कितने हैं? 4। मतलब इनमें मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। इसलिए तो बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव है ना, तो मेजॉरिटी में क्या है? यहाँ पर होल्स। माइनॉरिटी में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन आजा भैया, एक तो आजा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। इसमें मेजॉरिटी में होते हैं होल्स, माइनॉरिटी में रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितनी मेजॉरिटी होल्स की होती है सेम मेजॉरिटी में, सेम क्वांटिटी में होते हैं इमोबाइल नेगेटिव आयंस। तो ये पॉइंट्स आप लोग को मेमोरी में रखना चाहिए बच्चों। और मुझे लगता है जो मैंने आपको समझाया है इससे केवल मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर नहीं समझाया है, बल्कि आगे एक कंपैरिजन और बताने वाला हूं मैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, वो भी समझा दिया। तो भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में फटाफट सुन लें, तो ये पोर्शन आपका रहेगा। जनरली एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, कंपेयर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स मैं रीड कर रहा हूं बुक में। मुझे लगता है जो मैंने समझाया उस बेसिस पर अब आपके लिए बहुत इजी है, जरा सुनिएगा। फर्स्ट, द सेमीकंडक्टर obtained by mixing the impurity of either the pentavalent or trivalent atom is called the extrinsic semiconductor. They are of two kinds, first N type and second P type, right? Second, in N type semiconductor, the number of free electrons is much more than the number of holes. While in P type semiconductor, the number of holes is much more than the number of free electrons. Third, in N type semiconductor, the flow of current is due to motion of electrons, while in P type semiconductor the flow of current is due to motion of holes. जो मेजॉरिटी रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी करंट फ्लो होने के लिए। एन टाइप में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थी, वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी करंट फ्लो होने के लिए, और पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की थी, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और जबकि अपन ने इंट्रिंसिक में बताया दोनों सेम क्वांटिटी, इसलिए दोनों को रिस्पॉन्सिबल माना गया। इंट्रिंसिक में
इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल क्वांटिटी में थे, इसलिए वहां करंट फ्लो होने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ impurity added. On increasing the temperature, the rate of formation of electron hole pair increases, and at a particular temperature the conductivity of extrinsic semiconductor becomes equal to that of intrinsic semiconductor. फिर fifth, the conductivity of extrinsic semiconductor is large, है ना, जबकि उनकी लो रहती है, यहां पर लार्ज बोलना है। एग्जाम्पल्स में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो मैंने आपको समझाया है बच्चों, नेक्स्ट मुझे जो आपको टॉपिक डिस्कस करना है वो फिर आपको कंपैरिजन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, लेकिन मैंने वो आपको समझा दिया है, तो केवल मुझे थोड़ा सा रीड करके और आपको बताना है बुक की लैंग्वेज में, ताकि आपको वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए, पर मैंने समझा दिए ऑलरेडी। बस सुन लीजिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट्स। फर्स्ट, it is obtained when the impurity of pentavalent atoms such as antimony, arsenic, etc. is mixed with the intrinsic semiconductor. Second, it has the majority charge carriers as electrons. Third, the minority charge carriers in it are the holes. Fourth, it has the immobile ions positively charged, which are called the donor ions. इसलिए तो एन टाइप को अपन डोनर आयंस भी बोलते हैं। The number of donor ions is equal to the number of electrons. Fifth, the electron density is much larger than the hole density. And last, the donor energy level lies just below the conduction band. The donor energy levels just below कितनी रहती, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कंडक्शन बैंड। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पॉइंट सुन लीजिए। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स सच एज एल्यूमिनियम, इंडियम, boron, etc. is mixed with the intrinsic semiconductor. Second, it has the majority charge carriers as holes. The minority charge carriers in it are the electrons. It has the immobile ions negatively charged, which are called the acceptor ions. The number of acceptor ions is equal to the number of holes. Next, the hole density is much larger than the electron density, and the acceptor energy levels lies just above 0.01 electron volt, the valence band. तो ये थे बच्चों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो मुझे पढ़ाना है बच्चों, वो अब मैं देखूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रहिए, बहुत मजा आएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सर्किट चालू होंगे, अभी थ्योरी था, अब सर्किट चालू होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।